हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मगध स्टडी सेंटर। आज हम पढ़ने वाले हैं व्यंजन कॉन्सोनेंट। ये सभी कक्षाओं के लिए है। आप चाहे क्लास 9th 10th 11th 12th किसी भी क्लास के हैं तो इस वीडियो को आप देख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि व्यंजन व्यंजन किसे कहते हैं, है ना। कॉन्सोनेंट इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको कॉन्सोनेंट बोलते हैं, है ना। तो व्यंजन व्यंजन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, कॉन्सोनेंट। और इसका परिभाषा कैसे दे सकते हैं, तो परिभाषा देने के लिए हम यहाँ पर लिखे हैं, जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन वह कहते हैं। क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यानी कि इसको बोलने के लिए किसी दूसरे की सहायता लेना पड़ता है। दूसरे का कहने का अर्थ है स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है। ठीक है, तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं, इसके बारे में हम इससे पहले वाले वीडियो में बताए हैं। उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप उस वीडियो को पहले देखने के बाद इस वीडियो को देखिएगा तो और अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर भी आप हम आपको बताते हैं तो भी समझ में आ जाएगा, ठीक है ना। तो चलिए, तो आपको समझ में आ गया व्यंजन किसे कहते हैं। तो व्यंजन जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उन्हें व्यंजन कहते हैं, है ना। तो कैसे लेनी पड़ती है, तो देखिए, जैसे कि यहाँ पर हम लिखे हैं कुछ उदाहरण, आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे में, है ना, क्या क्या लिखे हैं, क हलंत, उसके बाद है ख हलंत, गो हलंत, च हलंत, छ हलंत, त हलंत, थ हलंत, द हलंत, भ हलंत और म हलंत इत्यादि। ये सारी चीज लिखे हैं। आप देखिए, इस सभी को बोलने के लिए कैसे हमको स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है उसके बारे में समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं, हमने लिखे हैं यहाँ पर क क से विसर्ग तक सभी वर्ण व्यंजन है। क से लेकर के विसर्ग तक, है ना, सभी क्या है, व्यंजन है। प्रत्येक व्यंजन के उच्चारण में अ की ध्वनि छिपी रहती है। अ की ध्वनि क्या रहती है, छिपी रहती है ना। अब कैसे छिपी रहती है उसके बारे में हम आपको नीचे समझाते हैं, आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है अ के बिना, यहाँ लिखा है ना, अ के बिना व्यंजन का उच्चारण संभव ही नहीं है। जब तक अ का उच्चारण नहीं होगा तो हम व्यंजन का उच्चारण कर ही नहीं सकते हैं। इसीलिए कहा गया है आपको यहाँ परिभाषा में कि जिन वर्णों को बोलने के लिए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है ना। स्वर वर्णों क्या लेनी पड़ती है, सहायता लेनी पड़ती है, इसीलिए परिभाषा बना है ना। जैसे कि अब हम आपको समझाते हैं। जैसे में यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा है जैसे, जैसे में यहाँ पर लिखा हुआ है ना, क हलंत जोर ओ से क्या बना है, ख बना है। देखिए यहाँ पर सहायता किसका लिया है, जब ख हलंत जोर ओ बराबर क्या हो गया, ख हो गया, यानी सहायता किसको लेना पड़ा, ओ का सहायता लेना पड़ा। उसके बाद पो हलंत जोर ओ बराबर बना है प, यानी जब भी हम प बोलते हैं तो लगता है उसमें ओ भी बोल रहे हैं, इसलिए उसका सहायता लेना पड़ा। यानी कि पो हलंत जोर ओ बराबर बना है प। इस बात से आपको क्लियर हो गया होगा कि व्यंजन को बोलने के लिए हमें स्वर वर्ण की सहायता लेनी पड़ती है। स्पष्ट है। जैसे कि यहाँ पर नीचे एक समझते हैं, क से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। क से लेकर के यो लव से जो ह तक जो जाते हैं उसमें कितना है व्यंजन की संख्या, तो वो है 33। कुल कितनी है, 33 है, याद रखिएगा। वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में पूछा जा सकता है ना। 33 है, 33 क्या है, व्यंजन है। क से ह तक हिंदी वर्णमाला में कुल 33 व्यंजन है। क्लियर है। चलिए, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करते हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे है आपका व्यंजन के प्रकार। अब व्यंजन की परिभाषा सीख लिए हैं। व्यंजन को बोलने के लिए स्वर वर्णों की सहायता लेनी पड़ती है, ये बात आपको समझ में आ गया। अब हम समझेंगे व्यंजन के प्रकार, कि व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से होते हैं उसके बारे में। जैसे कि आप यहाँ पर हम दिखाते हैं, लिखा हुआ है ना, यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, व्यंजन 3 प्रकार के होते हैं। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं, याद रखिएगा इतना, 3 प्रकार का होता है व्यंजन, है ना। जैसे कि सबसे पहला है स्पर्श व्यंजन, दूसरा है अंतस्थ व्यंजन, तीसरा है ऊष्म या संघर्षी व्यंजन। ऊष्म व्यंजन को ही संघर्षी व्यंजन बोलते हैं। क्लियर है। ये कितना है, 3। अब इस तीनों के बारे में हम अलग अलग बहुत ही डिटेल में समझेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
तो उसके बारे में समझते हैं। स्पर्श व्यंजन, अंतस्थ व्यंजन, उष्म या संघर्षी व्यंजन किसे कहते हैं, इसको कैसे समझेंगे हम आगे देखेंगे। चलिए आगे आ गया स्पर्श व्यंजन। सबसे पहला क्या है मेरा स्पर्श व्यंजन है। अब स्पर्श व्यंजन क्या होता है, स्पर्श आपको समझ में आ गया होगा। पहला वर्ड क्या लिखा है यहाँ, स्पर्श लिखा है। स्पर्श क्या तात्पर्य है, तो स्पर्श मतलब क्या होता है आपको पता होगा। स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, किसी चीज को छूना। स्पर्श नहीं करते हैं किसी चीज को। अब इसी से आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन की परिभाषा सबसे पहले समझेंगे। स्पर्श का अर्थ होता है, क्या होता है, छूना। अब हम पहले ही बता दिए स्पर्श का मतलब क्या होता है, छूना, किसी चीज को छूना, मतलब क्या हो गया, स्पर्श हो गया, ठीक ना। यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ मुंह के किसी भाग, जैसे जीभ मुंह किसी भाग क्या है, तो वह है कंठ भी है ना, कंठ है। उसके बाद क्या है, तालु है, मूर्धा है, दांत है, और अथवा में क्या है, होठ है ना, को स्पर्श करती है। क्या करती है, स्पर्श करती है, उन्हें स्पर्श व्यंजन कहते हैं। आप समझने का प्रयास करिएगा। देखिए एक बार और समझिए, परिभाषा ध्यान सोचिए और समझिए। इसके लिए सोचना पड़ेगा। जब तक आप परिभाषा को नहीं सोचिएगा तो आपको क्लियर नहीं समझ में आएगा। जैसे कि यहाँ लिखा है स्पर्श का अर्थ होता है छूना। अब ये बात, अब पहली लाइन क्लियर हो गया। दूसरी लाइन देखिए, यानी जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय जीभ, जीभ आप समझ रहे हैं, जीभ के बिना कोई भी व्यक्ति बोल नहीं सकता है, ठीक है। और उसके बाद दांत है ना, नहीं सॉरी क्या है, मुंह है, मुंह के किसी भाग, मुंह का किसी भाग, जीभ और मुंह के किसी भाग है ना। जीभ हो गया और क्या हो गया, मुंह, पूरा मुंह जो है उसके क्या क्या भाग होते हैं, जैसे कि मान लीजिए जैसे में है कंठ, उसके बाद है तालु, मूर्धा, दांत, ठीक ना। उसके बाद है होठ को स्पर्श करती है। यानी स्पर्श व्यंजन को बोलते समय कंठ, तालु, मुद्रा, दांत और होठ का स्पर्श करती है। डेट्स क्लियर। देखिए आपको आगे समझ में आएगा, आप और डिटेल में समझते हैं। नीचे हम अलग अलग पार्ट में सभी को खंड खंड करके बताए हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर, सबसे पहले हम याद कर लेते हैं एक चीज, जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन बनता है, जो यहाँ पर लिखा हुआ देख सकते हैं। क्या लिखा है, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श व्यंजन कितना होते हैं, तो वो होते हैं 25। स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी है, 25, 25 याद रखिएगा। अब यहाँ पर नीचे लिखे हैं अलग अलग करके, देखिएगा। सबसे पहला है कवर्ग है ना, कवर्ग है। उसके बाद है चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, ये 4 है। अब सभी को अलग अलग समझते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसके बारे में, तो वो बात कर लेंगे कवर्ग के बारे में। कवर्ग क्या है, क, ख हलंत, ग हलंत, घ हलंत और अंगह हलंत है ना, ये कंठ का स्पर्श करती है। जब भी हम क बोलेंगे ना, या ख बोलेंगे, ग बोलेंगे, घ बोलेंगे या अंगह बोलेंगे, तो इसमें क्या होता है, कंठ, कंठ का स्पर्श करेगा, यानी कंठ को छुएगा तभी हम बोल पाएंगे, है ना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, तो ये आपको समझ में आ गया क वर्ग क्या होता है। क से देखिए, अब ट्रिक भी है, क शुरू होता है कंठ, और क वर्ग भी क से ही शुरू होता है, यानी क ख ग घ अंग, है ना। इस प्रकार से आप इसको याद रख सकते हैं, है ना। चलिए अब आगे हम बढ़ते हैं च वर्ग के बारे में। च, छ, ज, झ, य। अब ये देखिए, ये तालु से बोला जाता है। अब तालु आपको समझ में आ रहा होगा, नहीं आ रहा होगा, बिल्कुल ठीक है ना। किसी बच्चे को आ रहा होगा, कहीं किसी को नहीं भी आ रहा होगा, लेकिन तालु हम आगे हम फिगर में आपको समझाएंगे तो और क्लियर हो जाएगा। सिर्फ अभी समझ लीजिए कि चौवर्ग जो होता है ना, चौवर्ग जो होता है ना, चौवर्ग च, छ, ज, झ, य, सभी हलंत लगा हुआ, ऐसे ही पढ़ सकते हैं। च हलंत, छ हलंत, ज हलंत, झ हलंत, य हलंत को तालु का स्पर्श होता है। तालु, तालु जो होता है ना, जीभ के जस्ट ऊपर वाला भाग जो होता है ना, ऊपरा हिस्सा, वही क्या होता है, तालु होता है ना। उसका स्पर्श करके ही हम चौवर्ग का उच्चारण कर सकते हैं, यानी चौवर्ग बोल सकते हैं। अब देखिएगा आगे है टवर्ग। क्या है दोस्तों, टवर्ग, टवर्ग क्या होता है, टो हलंत, ठ हलंत, डो हलंत, ढ हलंत, न हलंत,
और देखिए ब्रैकेट में भी 2 इस प्रकार से लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं इसी में, ठीक ना। और इसको क्या बोलते हैं, मुद्रा, मूर्धा, मूर्धा का स्पर्श करती है, मूर्धा का स्पर्श करती है। अब मूर्धा, मूर्धा किसको बोलते हैं वो आगे हम फिगर में बोल दिए हैं, सभी को बताएंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपको स्पर्श हो गया, ये स्पष्ट हो गया। अब उसके आगे हम बढ़ेंगे त वर्ग के बारे में। त वर्ग किसको कहते हैं, त, थ, द, यहाँ हलंत लगा सकते हैं, यहाँ पर द पर हलंत लगा दीजिएगा, ठीक ना। त हलंत, थ हलंत, द हलंत, ध हलंत और न हलंत, ये किससे बोला जाता है, दांतों से बोला जाता है, ठीक ना, दांतों से बोला जाता है। ओके, उसके बाद आगे है प वर्ग, प वर्ग है। अब प वर्ग में क्या क्या आएगा, प हलंत, फ हलंत, ब हलंत, भ हलंत, म हलंत, यानी कि म तक, ठीक है ना, यानी कि प फ से लेकर के म तक, ये क्या हो गया, प वर्ग हो गया। इसको किससे बोला जाता है, होठों, होठ तो आप समझ ही रहे हैं, ओष्ठ जिसको बोल सकते हैं, ठीक ना। होठों से, होठों का स्पर्श होता है तभी हम बोल पाएंगे, है ना। ये सारे देखिए आपको क्या करना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, ठीक ना। याद कर लीजिएगा, कितना 25 गो है, सभी को अलग अलग में बता दिए हैं। टोटल कितना 25 याद करना है, ओनली 25। यहाँ आप गिन भी सकते हैं, देखिए इसमें कितना है, इसमें 25, 5 हो गया, इसमें भी 5 है, चौवर्ग में, टवर्ग में भी यहाँ तक याद करना है, ठीक। उसके बाद ये हो गया, उसके बाद यहाँ पर, है ना, ये सभी हो गया आपका स्पर्श व्यंजन। अब संख्या कितना देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25, टोटल 25 हो गया, क्लियर है। यानी कि इतना ही आपको याद रखना है, कौन किससे बोला जाता है, ठीक है ना। ये ऑब्जेक्टिव टाइप में बहुत सारा क्वेश्चन बनता है, मोस्ट VVI ऑब्जेक्टिव बनता है ना, VVI हम लिख देते हैं, VVI, ठीक ना, बनता है ऑब्जेक्टिव। चलिए अब इतना ही यहाँ तक रहने देते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, आप यहाँ पर आप क्लियर हो जाएगा। पहले हम बोल दिए कि वर्ण उच्चारण स्थान के लिए देखिए हम फिगर से आपको समझाते हैं, है ना। तो सबसे पहले हम बात करेंगे किसके बारे में, तो वो करेंगे क वर्ग के बारे में, जो नीचे लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं, है ना, यहाँ पर लिखा हुआ ना। और हम थोड़ा स्पष्ट आपको दिखाते हैं, यहाँ पे क वर्ग है ना लिखा हुआ है। आप देखिए कहाँ से बोला जाता है, पहले हम क्या बोले हैं, क वर्ग, ये कंठ का स्पर्श करती है। देखिए कंठ का, देखिए ये एरो को यानी तीर के निशान से हम समझाए हैं, है ना, समझाए हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ कंठ को स्पर्श कर रहा है, कंठ का स्पर्श कर रहा है ना। उसके बाद अब हम आपको समझाते हैं, उसके बाद किसके बारे में, चौ वर्ग के बारे में। ऊपर देखिए तालु, चौवर्ग किससे बोलते हैं, तालु से। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नजर दौड़ाइए, तालु जो लिखा हुआ है यहाँ, तालु है ना, तालु, चौ छ ज झ य। अब देखिए ये तीर जो कहाँ गया है, देखिए अंदर मुंह में गया है, जी के जस्ट ऊपर वाला जो भाग होता है उसको क्या बोलते हैं, तालु बोलते हैं, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ आपको फिगर में समझ। उसके बाद आइए ट वर्ग के बारे में। ट वर्ग कहाँ लिखा हुआ है, तो जस्ट इसके नीचे, तालु के नीचे देखिए मूर्धा, मूर्धा जो लिखा हुआ है यहाँ पर, ये वाला थोड़ा स्पष्ट आपको नजर आएगा, देखिए, है ना, मूर्धा। ये तीर देखिए कहाँ गया है, इस मुंह के जस्ट देखिए साइड वाले भाग में गया है, इसे क्या बोलते हैं, मूर्धा बोलते हैं, है ना। उसके बाद अब देखिए तो वर्ग, तो वर्ग में आएगा दंत, जिसको दांतों का स्पर्श से बोलते हैं। देखिएगा यहाँ पर लिखा कहीं है दंत, है ना, ये क्या है आपका तो वर्ग है। अब ये देखिए कहाँ जाएगा, आपको दांत मालूम है, दांत जो होता है कितने, ऊपर नीचे मिला कितना 32 दांत होता है सामान्यतः, ठीक ना, किसी को कम किसी को ज़्यादा भी होता है। तो ये देखिएगा
ये दांत, तो दांत दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन आप समझ जाइए, ठीक ना। उसके बाद है ओष्ठ। ओष्ठ में यानी कि प वर्ग, है ना। ओष्ठ यानी होठों, जिसको होठ भी बोलते हैं, हम आपको बता दिए हैं जिसको क्या बोलते हैं, लिख देते हैं आपको, क्या बोलते हैं, होठ भी बोलते हैं। ओष्ठ को क्या बोलते हैं, होठ। ओष्ठ का मतलब क्या, होठ होता है। क्लियर है। तो यहां पर आप देखिए लिखा हुआ ना, होस्ट यानी प वर्ग, प फ भ म, ये देखिए गया होठ पर, देखिए टच कर रहा है ना, होठ जो होता है ऊपर और नीचे वाला भाग, दोनों को मिला करके हम बोलेंगे, ठीक ना। ये जो है सो होठों का स्पर्श करके हम प फ म को बोल सकते हैं। जब तक हम, जैसे आप प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, जब बोलिएगा प, देखिए होस्ट सटेगा, फ, बिना होस्ट के आप बोल ही नहीं सकते हैं, ठीक ना। यानी कि आपको होस्ट का उपयोग करना ही पड़ेगा। चलिए, आपको ये फिगर से हम उम्मीद करते हैं कि आपको बहुत हद तक आपको समझ में आ गया होगा, ठीक ना। चलिए, आप प्रैक्टिकल भी करके देख सकते हैं, कि जैसे कि आप खुद से करिएगा तो पता चल जाएगा। अब एक चीज़ और ऊपर लिखा हुआ है नासिका। अब ये क्या होता है, देखिए नासिका जो है, नासिका का तीर कहाँ गया है, नाक पर गया है। इसका मतलब क्या हो गया, जो नाक से बोला जाता है। नासिका मतलब क्या, नाक, ठीक ना। जैसे कि अंग, देखिए नाक का हम क्या करते हैं, सहयोग लेते हैं, उसको अंगवा, यहाँ लिखा ना, या यानी कि आ रहा है। उसके बाद नौ, ये जो है बाजी वाला नौ, उसके बाद है ये वाला नौ, ठीक ना, छोटी नौ, उसके बाद म, ये सारे क्या है, नासिका है। यानी कि इसको क्या, किससे बोलते हैं, तो ये इसको हम जो बोलते हैं नाक से बोलते हैं, ठीक ना। नाक का उपयोग करना पड़ता है, तभी बोल पाते हैं। डेट्स क्लियर। चलिए, यहाँ तक आप उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा, क्लियर है। अब आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब दूसरा है अंथ अस्थ व्यंजन। अंथ अस्थ व्यंजन किसको बोलते हैं, देखिए कितना अच्छे तरीके से हम बताए हैं, लिखे हैं। अब हम आपको समझाते हैं, ठीक ना। तो सबसे पहली बात कर लेते हैं अंथ अस्थ व्यंजन। तो देखिए अंथ अस्थ व्यंजन, अंत, अब यहाँ पर ध्यान देंगे, अंत, अंत लिखा है, अंत का अर्थ क्या होता है, भीतर, अंदर। अंत मतलब समझ रहे, अंदर, भीतर जिसको बोलते हैं, है ना। उच्चारण के समय जो, अब थोड़ा इसको हटा देते हैं तो आपको स्पष्ट समझ में आएगा। अंतः का अर्थ होता है भीतर। उच्चारण के समय जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, उन्हें अंथ अस्थ व्यंजन कहते हैं। यानी कि जिसको हम उच्चारण करेंगे या करते वक्त, है ना, जो व्यंजन मुंह के भीतर ही रहे, बाहर ना निकले, है ना, तो वो क्या कहलाएंगे, अंत अस्थ व्यंजन कहलाएंगे। अंत, समझ रहे हैं, अंत मतलब समझ में आ रहा है, अंदर की बात हो रहा है ना। तो उच्चारण के समय जिह्वा, जिह्वा मतलब क्या, जीभ, ठीक ना। उच्चारण के समय जिह्वा मूल के किसी भाग को स्पर्श नहीं करता, है ना, स्पर्श नहीं करता है। जिह्वा जो होता है ना, किसी मूल भाग को स्पर्श नहीं करता है। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये कौन कौन से होते हैं, तो यहाँ पर हम लिखे हैं, ये व्यंजन 4 होते हैं। ये व्यंजन कितने होते हैं, 4 होते हैं। अब कौन कौन से होते हैं, वो होते हैं, पहला है य, र, ल, व, लगातार ही है, और इसकी संख्या कितनी है, 4 है ना। ये क्या है, ये व्यंजन 4 होते हैं, यानी कि 4 हैं, तो ये क्या कहलाते हैं, अंथ अस्थ व्यंजन कहलाते हैं। क्लियर है। अब इनका उच्चारण, जीभ, इनका उच्चारण जीभ, तालू, दांत और होठों के परस्पर सटने से होता है, किंतु कहीं भी पूर्ण स्पर्श नहीं करता, यानी पूरा पूरा स्पर्श नहीं करता, थोड़ा थोड़ा सहयोग लेता होगा, ठीक ना। अतः ये चारों अंत अस्थ व्यंजन अर्ध स्वर कहलाते हैं। अर्ध स्वर कहने का अर्थ है आधा
आधा आधा काम करता है, स्वर आधा आधा स्वर जो है सो इसमें है, ठीक है ना। इसलिए आधा आधा उपयोग करता है, जीभ का, तालु का, दांत का, होठों का, इसलिए अर्ध स्वर कहते हैं इसको। क्लियर है? उम्मीद करते हैं कि आपको यहां तक समझ में आया होगा, ठीक है ना। चलिए देखिए, ये क्या करना है आपको, हो सकता है तो आप स्क्रीनशॉट करके लिख सकते हैं और बाद में भी इसको पढ़ सकते हैं। अभी तो वीडियो में बता रहे हैं, उसके बाद आप बाद में भी इसको देखिएगा, पढ़िएगा तो याद हो ही जाएगा, ठीक ना। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। तीसरा नंबर क्या है, उष्ण व्यंजन। उष्ण व्यंजन, उष्ण मतलब क्या होता है, उष्मा, गर्म, ठीक ना। देखिएगा यहाँ पर आपको समझ में आएगा, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ ना उष्म व्यंजन। अब ये क्या होते हैं भैया, इसके बारे में समझते हैं। उष्म व्यंजन वे सभी वर्ण जिनके उच्चारण करते वक्त हमारे मुंह से उष्म अर्थात गर्म, यहाँ गर्म होगा, ठीक ना। क्या होगा, गर्म, लिख देते हैं गर्म। गर्म वायु मतलब क्या, हवा, बाहर की ओर निकलता है, यानी कि मुंह से क्या होता है, बाहर की ओर निकलता है। उन सभी वर्णों, यहां होगा वर्णों, ठीक है, क्या होगा, वर्णों, सही कर लीजिएगा। वर्णों को उष्म व्यंजन कहा जाता है। क्लियर है? हिंदी वर्णमाला में कुल 4 वर्ण है। हिंदी वर्णमाला में कुल कितने उष्म व्यंजन है, तो वह है 4। कौन कौन से हैं, तालम सो, मूर्धांत सो, दंत सो और ह, ठीक ना। ये 4 है, याद रखिएगा, को उष्म व्यंजन के रूप में माना जाता है, ठीक ना। क्लियर है? अब हम आगे बढ़ेंगे। यहां आप देखेंगे इन सभी 4 वर्णों के उच्चारण करते वक्त मुंह से गर्म हवा बाहर की ओर निकलता है। ये आपका पॉइंट है, ठीक ना, इसको याद रखिएगा। अब देखिए नोट में हम लिखे हैं कुछ, नोट में क्या है, तो नोट में है उष्ण व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी बोला जाता है। क्लियर है? उष्ण व्यंजन क्या बोलते हैं, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक ना। थोड़ा आप ध्यान से देखिएगा, उसको सोचिएगा, तो आपको याद करने की शायद जरूरत ही नहीं पड़ेगा, आपको याद ही हो जाएगा, ठीक ना। सोचने वाली बात है। जो ऐसे कह रहा है उष्म मतलब उष्मा, समझ लिए कितना होता है, संख्या इसका 4 होता है, तालम सो, उदान सो, दंत सो, ये 4 है, और इसको क्या बोलते हैं, उष्म व्यंजन बोलते हैं, ठीक ना। इसका परिभाषा क्या, जो जब हम बोलते हैं, इसका उच्चारण करते हैं, तो क्या होता है, मुंह से गर्म हवा बाहर की ओर निकलता रहता है, ठीक ना, तभी हम इसका उच्चारण कर पाते हैं, ठीक ना। और इसका दूसरा नाम क्या है, संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपको आज का वीडियो बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। तो आपको समझ में आया होगा अच्छी तरीके से, आपको वीडियो कैसा लगा तो आप बताइएगा कमेंट में, ठीक ना। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास। चैनल पर पहली बार आए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक ना। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। लाइक तो इस वीडियो को हम रखते हैं कितना, मात्र 100 लाइक हो जाए यही काफ़ी है, ठीक ना। 100 लाइक टारगेट है, ठीक ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक यू, बाय बाय। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।